हेलो दोस्तों, मैं हरिराम सांगला आज आपके सामने मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक जो है जिसका नाम है संख्या नंबर, इसके बारे में हम जानेंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं और उनके आगे आगे क्या क्या भाग होते हैं, वो सारा हम समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक डायग्राम बनाया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वे संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो संख्या है, इस संख्या को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है वास्तविक संख्या, दूसरा है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या और तीसरा है सम्मिश्र संख्या। इसमें सबसे पहले हमें अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को समझना है, इससे हमें बाकी वाली संख्याएं समझ में आ जाएगी। अवास्तविक संख्याएं किसको कहा जाता है? यानी कि ऐसी संख्याएं, गौर से सुनना, ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक दी गई हो, ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक दी गई हो वह अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे -1 का रूट, -2 का रूट, -3 का रूट, ये जो संख्याएं हैं ये अवास्तविक होती है। हमें पता है कि भाई ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता, ये हमें पता है। तो ये होती है अवास्तविक संख्याएं। इन संख्याओं को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी सारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है सम्मिश्र संख्याओं की, यानी कि वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का जो समूह है, चाहे वो जोड़ के रूप में हो चाहे बाकी के रूप में हो, तो वो होती है सम्मिश्र संख्याएं। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं मिलकर सम्मिश्र संख्याएं बनाती है। तो यहाँ पे हमारा जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर अवास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं का कोई काम नहीं होता है। जैसे आप अगर राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीच, इन सब की वैकेंसियों की अगर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर बैंकिंग या फिर एसएससी वगैरह है, तो उनके अंदर अवास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं का कोई काम नहीं होता है। इसलिए इनको हमें छोड़ना है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो बात आती है वास्तविक संख्याओं की। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक तो रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आप अपरिमेय को समझिए, आपको परिमेय ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक सिंपल सी भाषा में जिनको P/Q का मतलब क्या है? P/Q यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, है ना? ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इसके अंदर कौन सी संख्याएं आती है? तो यहाँ पे आपने 10th क्लास के अंदर पहला ही चैप्टर जिसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि जो √2 परिमेय है या अपरिमेय है, आपने ऐसा देखा होगा। तो सिंपल सी बात है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √6, यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता हो वे क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। फिर दूसरी बात, इसमें एक ऐसी संख्या आएगी, यानी ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं। देखो यहाँ पे गौर करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग भ्रमित होते हैं। और हालांकि यहाँ पे मैंने आगे लिखा है दशमलव, है ना? ये दशमलव जो
इसमें ये कह रहा हूं कि ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद में अनंत तक चलती जाए परंतु उसके अंदर संख्याओं का रिपीटेशन यानी कि जो आवर्ती है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ये नहीं बता सकते कि भाई इस संख्या के बाद में यह संख्या वापस रिपीट होगी, है कि नहीं? तो वैसी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। उस संख्याओं को क्या कहा जाता है वो देखिए। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो अशांत हो, यानी पॉइंट के बाद में अनंत तक भाग उसका जाए लेकिन अनावर्ती, यानी उसके अंदर किसी संख्याओं की आवर्ती नहीं होनी चाहिए, यानी फिक्स रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 3, पॉइंट के बाद में 3 4 3 4 3 4, पॉइंट के बाद में 3 5 7 3 5 7 3 5 7, यानी कि ये रिपीटेशन फिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक संख्या का हो चाहे एक से अधिक संख्याओं का हो। तो वो कहलाएगी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जो किसका भाग है? अपरिमेय संख्याओं का भाग है। तो अपरिमेय जो संख्याएं हैं वो अगर आपने समझ ली है तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इन संख्याओं को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिससे संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मोस्ट ऑफ जो रीट लेवल फर्स्ट है उसके अंदर बहुत बार पूछा गया है। यहाँ आपने एक नाम सुना होगा पाई, जो क्षेत्रमिति जो है उसके अंदर काम में आता है। ये जो पाई है उसका सिंबल इस प्रकार होता है और इसका जो मान है वो 22/7 या 3.14 है ना, 3.14 या फिर 22/7 होता है। तो यहां इसको समझिए कि पाई का जो सिंबल है वो तो क्या है? अपरिमेय है। पाई का जो सिंबल है उसको क्या कहा गया है? अपरिमेय संख्या कहा गया है। और इसके जो ये मान है, क्योंकि ये 22/7 के रूप में व्यक्त हो रहा है, इसलिए इनको किस में रखा गया है? परिमेय संख्याओं में रखा गया है। मैं एक बार वापस बोल देता हूं, गौर से सुनिए। पाई का जो सिंबल है उसको अपरिमेय कहा गया है और पाई के जो मान है उनको परिमेय संख्याएं कहा गया है। फिर उसके बाद में आपको अपरिमेय समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में परिमेय संख्याओं की बात होती है। परिमेय संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है पूर्णांक और दूसरा है दशमलव या फिर भिन्न। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन समझते हैं दशमलव या भिन्न को। जो दशमलव या जो भिन्न है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो शांत और एक अशांत। अब ये शांत और अशांत क्या है ना? शांत जो संख्याएं हैं इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद में एक निश्चित संख्या तक भाग जाना। जैसे 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 1/2 का मतलब 0.5 है ना, 3/4 का मतलब 0.75, यानी पॉइंट के बाद में निश्चित संख्या तक भाग जाता है, वो कहलाती है शांत संख्याएं। बात आती है अशांत की। पॉइंट के बाद में जब भाग अनंत तक चलता जाए, यानी कि भाग उसमें रुकता नहीं है, अनंत तक जाता चलता रहता है, वो कहलाती है अशांत संख्याएं। अब यहाँ अशांत संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आवर्ती और एक है अनावर्ती, है ना। आवर्ती का मतलब क्या है? आवर्ती का मतलब रिपीटेशन, यानी संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होना। और अनावर्ती का मतलब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इस संख्या के बाद में इस संख्या की पुनरावृत्ति होगी, है ना। यानी आवर्ती का मतलब मैं एग्जांपल के रूप में ये कह सकता हूं कि जैसे 0.3333, 0.43434343, है ना, ये है आवर्ती। और अनावर्ती का मतलब 0.154291562914, यानी कि अपन ये नहीं बता सकते कि
एक निश्चित संख्या समूह के बाद में इस समूह की वापस पुनरावृत्ति होगी, है ना। तो वो होती है अनावर्ती संख्या। अब देखिए पॉइंट क्या है कि ये जो अनावर्ती संख्या है वो भाग तो है इस दशमलव का, है ना, और ये दशमलव किसका भाग है, परिमेय का। लेकिन ये जो अनावर्ती है, यानी कि ये जो अनावर्ती संख्याएं हैं ये परिमेय नहीं होते हुए इनको किस में रखा गया है, अपरिमेय संख्याओं में रखा गया है। तो ये कंफ्यूजन करने वाला है ना। तो ये भाग तो है इस दशमलव संख्याओं का, लेकिन इस अनावर्ती संख्याओं को किसमें रखा गया है, अपरिमेय संख्याओं में रखा गया है। जो मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अनावर्ती संख्या जो है वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे हमने पूर्णांक और दशमलव जो संख्याएं हैं वो हमने समझी है। दशमलव का मतलब आप समझते हो पॉइंटों वाली संख्याएं, और पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, यानी कि जो कंप्लीट है वो अंक, 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार जो पूर्ण अंक है वो। अब ये जो पूर्णांक है इस पूर्णांक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि ये जो पूर्णांक है वो एक ऋणात्मक, फिर शून्य, फिर उसके बाद धनात्मक। आपको पता है कि जो शून्य है वो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब जो माइनस वाली संख्या है वो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्केल है वो हमें समझना है। हमने छोटी क्लास के अंदर देखा होगा कि इस प्रकार की एक स्केल बनी हुई होती है जिसमें बीच में शून्य होता है और इधर -1 -2 -3 और इधर +1 +2 और +3, ये इस प्रकार लिखा होता है ना। तो यहाँ आपको ये चीज देखनी है कि ये जो स्केल है वो संख्याओं के बढ़ते क्रम को व्यक्त करती है ना, संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यक्त करती है। तो यहाँ -3 से बड़ी संख्या क्या है, -2, और -2 से बड़ी संख्या क्या है, -1। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रीट के एक बार एग्जाम आया था कि -16 और -15 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि -16 बड़ी है, वहां -16 बड़ी नहीं होती है, -15 बड़ी होगी। फिर उसके बाद में ये जो 3 भाग है ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, यहाँ शून्य और धनात्मक जो संख्याएं हैं इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, जिसका मैंने उस साइड में डायग्राम बनाया है। यानी जो पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं, 0 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं उनको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, जिनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो है सम और दूसरा है विषम। अब सम क्या है और विषम क्या है। सम का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है ना। जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वे क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे 1 हुआ, 3 5 7 इस प्रकार। फिर वापस आते हैं तो ये तो पूर्णांक और पूर्णांक के 3 भाग, फिर उसके बाद 0 और धनात्मक को जोड़ के बनता है पूर्ण संख्या, यानी 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। फिर एक नाम आता है जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। वो क्या है, ये जो धनात्मक संख्या है, ये जो इसका भाग है यानी पूर्णांक संख्या का जो भाग तीसरा धनात्मक संख्या, इन्हीं को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। यानी कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और यहाँ पे देखिए 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये जो प्राकृत संख्याएं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग है एक यूनिटी, है ना, ये प्राइम है, इसको अलग रखा गया। दूसरा है भाज्य और तीसरा है अभाज्य, है ना। तो देखो रीट का जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो है
ही अभाज्य है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले समझो भाज्य क्या चीज है। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग जाता हो। वापस सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग जाता हो तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएगी। फिर उसके बाद अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नीट के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, है ना। एक तो ये और दूसरा है ये। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। कैसे? देखो, एक तो मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज बताई थी ये पाई वाला, दूसरा मैं वहां पे बताऊंगा और तीसरा यहाँ पे बताऊंगा। कैसे? देखो, पहली चीज तो हो गई जो एक है वो भाज्य है या अभाज्य है। दूसरी चीज जीरो। अब देखो, पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है ना। अब बात आती है सम की, है ना, जिसमें दो का भाग जाता है वो सम है और जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो विषम है। तो यहां बात आती है जीरो की। तो ये जीरो क्या है ना। वास्तविकता में देखा जाए तो जीरो को ना तो सम कह सकते हैं और ना ही विषम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि जीरो में दो का भाग जाता ही नहीं है, इसलिए इसको ना तो सम कहेंगे ना ही विषम कहते हैं। परंतु ये जीरो जो है वो अगर किसी भी संख्या के आगे जुड़ जाए, यानी अगर एक के आगे जीरो लगा दो तो वो 10 बन जाता है ना। 3 के आगे जीरो लगा दो तो वो 30 बन जाता है ना। 5 के आगे जीरो लगा दो तो वो 50 बन जाता है। यानी कि इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि ये किसी भी संख्या के अगर आगे लग जाए तो उसको क्या बना देता है? सम बना देता है। इसलिए शून्य को सम कैटेगरी के अंदर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? सम कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद भाज्य और अभाज्य से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? आपको अगर आपको आंसर आता है तो सिंपल सी बात है कि भाई सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाता है। तो वो कौन सी संख्या है? 4। यानी कि एक का भी जाता है, 4 का भी जाता है, उसके अलावा 2 का भी जाता है। अब आप भाज्य संख्याओं का सबसे छोटी का अगर सोचो तो जल्दबाजी में अपने आंसर आ जाता है 2, है ना। लेकिन 2 भाज्य नहीं है, क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। तो संख्याओं का जो विस्तृत प्लेटफॉर्म है कि भाई संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, वो सारा कुछ मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये चीज हमें वापस बताइए, ये चीज हमें समझ नहीं आई, हमें ये वापस बताइए। अगर आपको संख्याओं के बारे में जो मैंने जो कुछ भी बताया है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरा ये जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।